Hello everyone, myself Dr. Bharat Singh Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College Kota। आज हम केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले लेसन में हमने केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के डिफरेंट कैरेक्टर्स, वेरिएबल ट्रांजिशन स्टेट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। हम ये जानते हैं कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से शुरू होती है। आवर्त सारणी में अगर हम देखेंगे तो पांचवें आवर्त में किसके बाद में, स्ट्रोंशियम के बाद अगर देखें तो इट्रियम से प्रारंभ होगी और इट्रियम से प्रारंभ होके कहाँ तक जाएगी, ये कैडमियम तक। इसी प्रकार से अगर आप तृतीय संक्रमण श्रेणी को आवर्त सारणी में देखेंगे तो छठे आवर्त में किसके बाद, बेरियम के बाद देखेंगे तो ये लैंथेनम से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, मरकरी तक। कौन सी सीरीज, तृतीय संक्रमण श्रेणी। और इसी कारण चूंकि ये लैंथेनम के बाद शुरू होती है तृतीय संक्रमण श्रेणी और लैंथेनम के बाद प्रारंभ होने के कारण इसमें 14 तत्वों की ऐसी श्रेणी आ जाती है जिसके तत्वों में क्या होता है, 1 से लेके 14 14 तक इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं वो किस में जाते हैं, एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और इसी कारण लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों की इस श्रेणी को हम लैंथेनाइड श्रेणी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके सामान्य कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले देखिए आप, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा, वो जनरल विन्यास इसका होगा Kr क्या है, क्रिप्टॉन तक तो सभी का, इट्रियम से लेके और कैडमियम तक सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टॉन तक तो बिल्कुल समान होगा। और जो अंतर आएगा वो लास्ट के कौन कौन से ऑर्बिटल्स में आएगा, 4d। तो 4d को यहाँ लिखा है हमने 1 से लेके 10 तक। इसमें क्रम से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी और आउटर मोस्ट शेल रहेगा इसमें 5s1, जिसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित होती रहेगी। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के लिए जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम दे सकते हैं क्रिप्टॉन 4d1-10 5s1 या 2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ किसके लिए, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के लिए। अब हम अगर इस सीरीज के इट्रियम से लेके कैडमियम तक के समस्त एलिमेंट्स पर या संक्रमण तत्वों पर अगर ध्यान दें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। इट्रियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 39 और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप तो 1s2 से प्रारंभ होगा और 2s2 2p6, 3s2 3p6 एंड 3d10 और 4s2 4p6 और 4d1 और लास्ट में है 5s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ इट्रियम के लिए। अब जर्कोनियम और जर्कोनियम से बाद के समस्त संक्रमण तत्व द्वितीय श्रेणी के कैडमियम तक के लिए क्रिप्टॉन तक तो सबका समान रहेगा, अंतर आएगा केवल 4d और 5s में।
तो हम जर्कोनियम के लिए जिसका परमाणु क्रमांक 40 है, क्रिप्टॉन लिखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 4d2 और 5s2। ये क्रम से चलता रहेगा। ये अंतर कहाँ चेंज हो जाएगा, मोलिब्डेनम में। मोलिब्डेनम में क्या हो जाएगा 5s का एक इलेक्ट्रॉन 4d में चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा मोलिब्डेनम का कॉन्फ़िगरेशन 4d5 5s1। इसी प्रकार से टेक्नीशियम में और रुथेनियम में, रोडियम में ये क्रम से चलता रहेगा। और फिर आगे जाके सिल्वर में एक बार पुनः 5s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाने से 4d10 हो जाएगा और ये 5s1 हो जाएगा। तो ये द्वितीय श्रेणी के जितने भी संक्रमण तत्व हैं उनका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया है। और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में केवल आप ध्यान देंगे तो दो ही, कौन कौन से, एक तो आपको मोलिब्डेनम और एक आपको सिल्वर। यहाँ जाके s ऑर्बिटल का एक एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला गया और इसीलिए मोलिब्डेनम जिसका एटॉमिक नंबर 42 होता है और सिल्वर जिसका एटॉमिक नंबर 47 होता है, ये अर्धपूर्ण व पूर्ण बड़े कक्षक होने के कारण अधिक स्थायी होते हैं। अब हम तृतीय संक्रमण श्रेणी की अगर बात करें तो तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के प्रथम सदस्य क्या है, लैंथेनम। जो फर्स्ट सदस्य है वो क्या है, लैंथेनम है। और लैंथेनम के बाद 14 ऐसे तत्व हैं जिन्हें लैंथेनम के बाद आने के कारण एक सामान्य नाम लैंथेनाइड दिया गया है। अगर हम इन जनरल देखते तो लैंथेनम के बाद क्या आना चाहिए था, सीरियम आ जाना चाहिए था, लेकिन सीरियम ना आके वहाँ पर क्या आता है लैंथेनम के बाद। आप अगर आवर्त सारणी में देखेंगे तो लैंथेनम के बाद ठीक बाद में हैफनियम आ जाता है। उसका कारण क्या है, अगर हम उन 14 तत्वों को लैंथेनम के बाद रखते, तुरंत बाद में रख देते, तो क्या होता, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम 14 खाने और आगे की तरफ खिसक जाते, जिससे क्या होता कि जो आवर्त सारणी है उसका रूप कैसा हो जाता, एक तो बड़ा तो होता ही होता और दूसरा कैसा होता, वो असुविधाजनक भी होता, विकृत भी हो जाता। इसलिए क्या करा, लैंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको आवर्त सारणी के नीचे एक ब्लॉक बनाया, जिन्हें लैंथेनाइड सीरीज के नाम से अपन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं। तो लैंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को लैंथेनाइड बोलते हैं और उन्हें आवर्त सारणी के नीचे रखा गया। अब हम लैंथेनम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिखाई देगा लैंथेनम का। देखिए लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 57 और यहाँ देखिए 1s2 से प्रारंभ होता है। किसी भी परमाणु क्रमांक का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s2 से प्रारंभ होकर 2s2 2p6, 3s2 3p6 एंड 3d10, 4s2 4p6 और 4d10 होगा। और फिर क्या हो जाएगा 5s2 5p6 और 5d1 और 6s2। अगर हम इसी प्रकार से यहाँ पर लैंथेनम के बाद आने वाले हैफनियम का देखें तो हैफनियम में क्या होगा, 1s2 से ही प्रारंभ हुआ और 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 और 4f14 और उसके बाद 5s2 5p6 5d2 और 6s2। यहाँ पर अगर हम हैफनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर एक बार पुनः ध्यान दें तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ जिनोन एक कॉमन सब 5d2 तक तो जिनोन का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। आगे जो अंतर आएगा वो 4f14 5d2 और 6s2 के मध्य रहेगा और जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो d ऑर्बिटल्स में जाते जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 5d कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन के आते ही 4f कक्षक का जो ऊर्जा स्तर है वो इससे कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन 4f में जाते जाएंगे और जब तक
इसके बाद आने वाले सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन 4f में ही बढ़ते जाएंगे और जब तक 4f कक्षक पूर्ण ना बढ़ जाएगा तब तक 5d कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। अर्थात हम कहें कि लेंथेनम के बाद जिसका 5d बने 14 तत्वों के बाद 4d2 विन्यास आएगा। इसीलिए हम यह देख रहे हैं कि लेंथेनम के बाद हैफनियम के अंदर, क्योंकि उसके बाद जो 14 तत्व आते हैं उन सब में 4f बढ़ने के बाद ही 5d2 में ये जा रहा है। ये हैफनियम का देखा आपने, यहाँ पर ये आपको 5d2 दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार से अगर टेंटेलम का लें तो चूंकि 4f तो पहले से ही भरा हुआ है, किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, d ऑर्बिटल में जाएगा, तो टेंटेलम 73 के लिए 5d3 हो जाएगा। इसी प्रकार से टंगस्टन का देख लें, टंगस्टन का भी 5d4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये कंटिन्यूएशन में आगे भी चलता रहेगा। अगर हम संक्षेप में इसको ये कहें कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको तो हम Kr 4d 1-10 5s2 और लेंथेनम के अतिरिक्त तृतीय संक्रमण श्रेणी के समस्त तत्वों का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम क्या कह सकते हैं, जिनोन 4f14 5d 1-10 और 6s1 से 2 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे सकते हैं। अब इसका जो दूसरा जनरल कैरेक्टर है सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का, वो है मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक गुण। धात्विक गुण क्या होते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व कैसे होते हैं, धात्विक होते हैं। और धात्विक कौन होते हैं, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उनमें होने चाहिए तो ऊष्मीय विद्युत के कैसे होने चाहिए, वो चालक होने चाहिए। और उनकी जो चमक है वो धात्विक चमक होनी चाहिए, कठोर होने चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। मरकरी एक अपवाद है, मरकरी द्रव रूप में पाया जाता है। और डक्टिलिटी या आघात वर्धिता का गुण भी होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो संक्रमण तत्व हैं, धात्विक हैं, ये अन्य धातुओं के साथ क्या बनाते हैं, एलॉयज या मिश्र धातु भी बनाते हैं। तीसरा इसका सामान्य लक्षण है, ये कैसी ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं, परिवर्तनीय या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। क्योंकि डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती हैं, वेरिएबल या परिवर्तनीय होती हैं। और ये कहाँ तक होती हैं परिवर्तनीय, ये +2 इन एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कम से कम +2 और अधिकतम ये 8 तक भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे +2 का अगर उदाहरण लें तो PDO की +2 है और PDX2, X की जगह अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, और ये ब्रोमीन और आयोडीन अगर इनके साथ लें X के स्थान पर, तो इन सब में +2 ऑक्सीकरण अवस्था होगी PD की। लेकिन अगर रूथेनियम टेट्राऑक्साइड को अगर अपन देखें तो इसमें +8 ऑक्सीकरण अवस्था तक भी पाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि इनकी परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था भी होती है। चौथा इसका जो गुण है वो है संकुलन या कॉम्प्लेक्सेशन का। हम ये जानते हैं कि ये तत्व जितने भी संकुल बनाते हैं, संकुलों का या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, वो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। और स्थायी होने के क्या कारण है, ये जो संकुल बनाते हैं वो दो श्रेणियों से ग्रहण करते हैं। कौन सी दो श्रेणियां हैं, जिनमें इन दोनों श्रेणियों के प्रथम चार तत्व तो हार्ड एसिड्स के साथ या कठोर अम्लों के साथ सर्वाधिक स्थायी संकुल बनाते हैं, जिन्हें हम ए वर्ग के ग्राही या एक्सेप्टर कहते हैं। और जबकि जो लास्ट हैं, इन दोनों सेकेंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो अंतिम 4 एलिमेंट हैं वो सॉफ्ट एसिड या मृदु अम्लों के साथ सर्वाधिक संकुल बनाते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं, जो मृदु अम्लों के साथ बनाते हैं उन्हें
बी वर्ग के एक्सेप्टर या ग्राही कहते हैं। और जो मध्यवर्ती तत्व हैं, मध्यवर्ती गुणों वाले, वो ए एंड बी अर्थात दोनों ही सॉफ्ट एंड हार्ड के साथ वो संकुल बनाते हैं। जैसे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज देखें, इसके प्रारंभिक 4 तत्व इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम एंड मोलिब्डेनम, ये तो हार्ड एसिड के साथ संकुल बनाएंगे। और मध्य के देखें टेक्नीशियम और रूथेनियम, तो ये किससे बनाएंगे? हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों से। और अंतिम वाले अगर अपन देखें रहोडियम, पैलेडियम और सिल्वर, ये किससे बना रहे? सॉफ्ट एसिड से बनाएंगे संकुल। और इसी प्रकार से तृतीय ट्रांजिशन सीरीज को देखें तो प्रारंभिक 4 तत्वों को देखेंगे तो सबके आगे ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हार्ड एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और मध्य वाले रीनियम, ऑस्मियम और इरिडियम, ये दोनों तत्व रीनियम और ऑस्मियम ये हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों के साथ ही बनाएंगे। और लास्ट वाले किससे बना रहे हैं? इरिडियम और ये प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी, ये सॉफ्ट एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये इनकी जो चौथा कैरेक्टर है संकुलन का, वो स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं, लेकिन अलग अलग वर्ग के एक्सेप्टर के साथ अलग अलग स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं। 5वां इनका जो कैरेक्टर है वो है परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्याएं। हम ये जानते हैं कि किसी भी संक्रमण श्रेणी में अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो उनकी सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान में क्या आती है? कमी। इसका कारण क्या है? सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान में कमी आने का कारण क्या है? हम जानते हैं कि जैसा हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमने अध्ययन किया था। क्यों? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भीतरी कोषों में बढ़ते जाते हैं, और जब भीतरी कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो क्या होगा? इससे इनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन इसके साथ ही क्या होगा? भीतरी इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होगा? परिरक्षण प्रभाव के कारण बाह्य इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का आकर्षण बल वास्तव में लगना चाहिए उतना लग नहीं पाता जितना एस या पी ब्लॉक के तत्वों पर पड़ता है। इसीलिए हम देखेंगे, अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो रुबिडियम से अगर स्ट्रोंशियम, ये आपकी ये सारणी में देखिए, ये रुबिडियम और ये स्ट्रोंशियम है। और इसी प्रकार से सीजियम एंड बेरियम के मध्य सहसंयोजक त्रिज्या के मान में अगर अंतर देखें तो आपको 0.25 और 0.37 एंगस्ट्रॉम की कमी होती है। जबकि ठीक इसके बाद आने वाले तत्व कौन सा है? ये इट्रियम और जर्कोनियम के मध्य देखें और लैंथेनम एंड हैफनियम के मध्य देखें तो त्रिज्या का जो अंतर है 0.17 एंड 0.15 एंगस्ट्रॉम का ही अंतर है। इसी प्रकार से अगर हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएं तो हम जानते हैं आकार के मान में कैसी होती है? वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि कोष बढ़ते हैं। लेकिन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार कैसा है? यहाँ सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लगभग बराबर है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये इट्रियम और जर्कोनियम, इट्रियम एंड लैंथेनम का देख लीजिए 1.62 और 1.69, जर्कोनियम और एफनियम का देख लीजिए लगभग बराबर है 1.45 एंड 1.44 है। इसी प्रकार से नायोबियम और टेंटेलम का देखें 1.34 एंड 1.34 है, तो लगभग बराबर रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लैंथेनाइड संकुचन प्रभाव, या जिसे कहें हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट क्या होता है? हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि लैंथेनम तथा हैफनियम दोनों के मध्य कितने एलिमेंट और आते हैं? 14 एलिमेंट आते हैं, जिन्हें लैंथेनाइड तत्व के नाम से हम जानते हैं। हैफनियम और उसके बाद आने वाले समस्त तत्वों के नाभिकों में 14 प्रोटॉनों की वृद्धि हो जाएगी, और जो 14 प्रोटॉनों की वृद्धि हुई उससे क्या होगा? 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं? वो 4f कक्षकों में, जो कि वो बहुत भीतर हैं।
और बहुत भीतर होने के कारण उनका जो परिरक्षण प्रभाव है वो बाह्य इलेक्ट्रॉन पर उतना नहीं पड़ पाता। इसी कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी में नए कोष होने के बावजूद भी परमाणुओं के आकार में कोई वृद्धि नहीं हो पाती। और सेम प्रभाव ही आपको आयनिक त्रिज्याओं में देखने को मिलेगा, जैसा ये परमाणुिक त्रिज्याओं में देखने को मिला। अगर हम इनके आयनिक त्रिज्याएं देखें तो उनमें भी देखो सेम प्रभाव देखने को मिलेगा। ये देखो, ये जर्कोनियम और हैफनियम और नायोबियम और ये टेंटेलम 3+ का अगर अंतर देखें तो 0.72 0.72, ऐसे हैफनियम और टेंटेलम का देखें तो 0.71 और 0.72, तो लगभग बराबर है। उनके आकार में वृद्धि नहीं हो पाई, इतना प्रभाव नहीं पड़ा। उसका कारण क्या था? लेंथेनाइड संकुचन प्रभाव। अब आप हम उसका छठवा जनरल कैरेक्टर देखते हैं, वो आता है डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी है, अगर इनके नेबरिंग या पड़ोसी वर्ग देखें इन श्रेणी के, तो इनके पड़ोसी वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु, जिन्हें हम फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो उन दोनों की तुलना में इनका जो घनत्व होता है संक्रमण तत्वों का, वो अत्यंत या काफ़ी उच्च होता है। केवल एक अपवाद को छोड़ दें, किसको? इट्रियम को, जिसका घनत्व कितना है? 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगर केवल इस अपवाद को छोड़ दें तो द्वितीय और तृतीय दोनों श्रेणी के अगर हम एलिमेंट्स को देखेंगे तो उनका घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक ही होगा। चाहे किसी को भी देख लें, एक इस इट्रियम के अपवाद को छोड़ें तो आप इस सारणी को ध्यान से देखो, किसी का भी घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से कम नहीं है, केवल इट्रियम एक अपवाद है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो घनत्व होता है वो काफ़ी अधिक होता है। अब हम करते हैं इनके गलनांक व क्वथनांक के बारे में अध्ययन। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक दोनों ही मान बहुत अधिक होते हैं। लगभग हम कहें कि 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते हैं। और अगर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के टंगस्टन, टेंटेलम, टंगस्टन और रीनियम का अगर गलनांक देखें, किस किस का? टेंटेलम, टंगस्टन और रीनियम का अगर हम गलनांक देखेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, तो 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हैं। केवल 1000 डिग्री सेल्सियस से जिनके गलनांक कम हैं वो केवल 2 ही हैं। अगर हम इस सारणी को ध्यान से देखें, सारणी टेबल नंबर 5 को, तो केवल 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनके गलनांक 1000 डिग्री सेल्सियस से कम है। और वो कौन कौन से हैं? एक तो है लेंथेनम। लेंथेनम का आपको यहाँ तृतीय संक्रमण श्रेणी में देखें 920 है। और दूसरा है सिल्वर, जिसका है 961। केवल ये 2 अपवाद हैं जिनका 1000 डिग्री सेल्सियस से कम गलनांक है, बाकी सभी का 1000 डिग्री से ऊपर है। और अगर तृतीय श्रेणी के टेंटेलम, टंगस्टन और रीनियम का अगर देखें तो ये तो 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अलावा कैडमियम और मरकरी के गलनांक भी कम है। और उनके गलनांक अगर हम देखेंगे तो मरकरी का गलनांक तो आपको -39 है, इतना कम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मरकरी द्रव अवस्था का है और इसका जो आयनन विभव है वो काफ़ी उच्च है। तो ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और हम ये कहें कि अगर तीनों संक्रमण श्रेणियों में देखें तो मरकरी का जो आयनन विभव है वो सर्वाधिक होता है। और इतने अधिक आयनन विभव के कारण ही मरकरी के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? धात्विक बंध में भाग ही नहीं लेते। और इसके अलावा भी मरकरी की एक और विशेषता है, इसका जो वाष्प घनत्व होता है वो कैसा होता है? वो भी उच्च होता है।
इसकी वाष्प असाधारण उत्कृष्ट गैसों की भांति एक परमाणुीय या कहें मोनो एटॉमिक होती है, और इसकी वाष्प कैसी होती है, विषैली। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये वातावरण में नहीं फैले, इसलिए इसको किसी द्रव जैसे टोल्यूइन की सतह से ढककर रखा जाता है। अगर इसको हम ढकेंगे नहीं तो ये वातावरण में फैल जाएगी। इसकी जो वाष्प होती है वो कैसी होती है, विषैली। और इसके इन्हीं कारणों से इनको क्या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते, क्योंकि ये डी कक्षकों के पूर्ण भरे होने के कारण ही इन तत्वों को कैडमियम, मरकरी और इनको हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। डी ब्लॉक के तत्व तो मानते हैं लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं मानते, जैसा अपन ने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में पढ़ा। क्योंकि संक्रमण तत्व उनको ही मानते हैं जिनके डी ऑर्बिटल्स कैसे हों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों। 8वां इसका जनरल कैरेक्टर है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव। इन सभी के आयनन विभव कैसे होते हैं, इनके जो आसपास के लेफ्ट में देखें तो एस ब्लॉक होता है ट्रांजिशन सीरीज के, और राइट में देखें तो पी ब्लॉक होता है। तो एस व पी ब्लॉक के कैसे होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं, और इनके जो मान होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनन विभव के 500 to 1000 किलो जूल प्रति मोल तक होते हैं। और पर्याप्त आयनन विभव के कारण ये इनका जो धनात्मक गुण होता है वो कैसा होता है, कम होता है। और यौगिकों में आयनिक गुणों की तुलना में सहसंयोजक गुण अधिक होते हैं। और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग ही सहसंयोजक ही होते हैं। अगर हम यह इस टेबल को देखें, टेबल नंबर 6 को, जिसमें एस व पी ब्लॉक तत्वों की तुलना में द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आयनन विभव आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर अगर ये देखें तो ये तो एस ब्लॉक के तत्व हैं, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और इधर पी ब्लॉक के तत्व हैं, और इन दो एस और पी ब्लॉक के मध्य ये आपको दोनों ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट डी ब्लॉक के दिखा रखे। तो इनके जो आयनन विभव के मान हैं वो इन दोनों के मध्यवर्ती दिखाई दे रहे हैं। अब आती है रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता की बात। जो ट्रांजिशन मेटल्स में कई धातुओं का जो विद्युत धनात्मक गुण होता है वो इतना हो जाता है कि वह खनिज अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लेकिन कुछ तत्वों के निम्न मानक विभव, उच्च ऊर्ध्वाधन ऊर्जा, उच्च आयनन विभव और निम्न विलायकन ऊर्जा के कारण उनकी क्रियाशीलता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। इसी कारण आप देखेंगे कि जो प्लेटिनम धातु हैं, जिन्हें हम कहें रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम, और इसके साथ जो गोल्ड होता है, एयू होता है, उसको हम उत्कृष्ट धातु कहते हैं। क्योंकि इनकी जो क्रियाशीलता कैसी होती है, किसके कारण, कुछ तत्वों के जो उपर्युक्त गुण मैंने बताए थे, निम्न मानक विभव, उच्च ऊर्ध्वाधन ऊर्जा, इनके कारण की क्रियाशीलता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसका 10वें नंबर का सामान्य लक्षण है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कलर, चुंबकीय गुण तथा रंग। हम जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों के कारण अधिकांश संक्रमण धातु आयन अनुचुंबकीय तथा कैसे होते हैं, रंगीन। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनुचुंबकीय होंगे, और अनुचुंबकीय हैं तो वो रंगीन या कलर्ड होंगे। 11 नंबर का इसका कैरेक्टर है उत्प्रेरकीय गुण, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज। ये समांग और विषमांग दोनों टाइप के उत्प्रेरक का गुण रखते हैं। संक्रमण धातुओं की परिवर्तनीय संयोजकता के कारण ये कैसे, एक तो समांग उत्प्रेरण में तो ये क्रियाकारक के साथ अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक बनाकर अब क्रिया में उत्प्रेरण का कार्य करेंगे, और विषमांग उत्प्रेरण में भी ये क्रियाकारक के अधिशोषण के लिए मुक्त संयोजकता वाली सतह उपलब्ध करवाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक का
कार्य करते हैं। अगर हम सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेटल और उनके कंपाउंड या कहें यौगिक किस प्रकार उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं तो कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं। जैसे ये है आपका पैलेडियम पीडी, तो ये अगर फिनोल का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाए तो किसकी प्रेजेंस में होगा, पैलेडियम की में, और क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। इसी प्रकार से अगर वाकर प्रक्रम जिसमें एथीन जल से क्रिया करेगी और किसके साथ, पैलेडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, HCl बनेगा और पैलेडियम बनेगा। इसी प्रकार से प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके प्लेटिनम की प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। प्लेटिनम और रोडियम की प्रेजेंस में ओस्टवाल्ड प्रक्रम को अगर देखें तो NH3 अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगी। और इस प्रकार से ये सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेटल उत्प्रेरकीय गुण शो करते हैं। इसी प्रकार से अगर इनके एबाउंडेंस या बाहुल्यता अगर हम देखें तो इनकी जो बाहुल्यता होती है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की तुलना में अत्यंत कम होती है। द्वितीय और तृतीय ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की जो पृथ्वी पर प्रचुरता या एबाउंडेंस या बाहुलता या उपलब्धता होती है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की तुलना में कम होती है। अगर हम भार के अनुसार पृथ्वी पर देखें तो सबसे अधिक तत्वों में आयरन की होती है जो चौथे स्थान पर होता है। उसके बाद आता है आपका टाइटेनियम जो 9वें स्थान पर होता है। किसके आधार पर, भार के आधार पर पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं उनमें चौथे स्थान पर तो आयरन आया जाता है जिसे Fe, और 9वें स्थान पर टाइटेनियम और 12वें स्थान पर होता है मैग्नीज। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट जिनकी बाहुल्यता पाई जाती है वो किस नियम के अनुसार पाई जाती है, हार्किन नियम का लगभग पालन करते हैं। कैसे, हार्किन नियम क्या है कि सम संख्या में परमाणु क्रमांक वाले तत्व तो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बाहुल्यता अधिक होती है, जबकि विषम संख्या में जो परमाणु होते हैं अपने पड़ोसी जो सम संख्या में होता है उससे कम मात्रा में पाए जाते हैं। केवल अगर मैग्नीज को उसको छोड़ दे अपन अपवाद को, जैसे ये मैग्नीज का अपवाद है, बाकी सभी की, जैसे टेक्नीशियम की बात करें तो टेक्नीशियम तो प्रकृति में ही नहीं पाया जाता है। और इसके अलावा बाकी अन्य एलिमेंट द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अगर अंतिम 6 तत्वों को हम देख लें तो उनकी उपलब्धता तो बहुत कम होती है, ppm में पाई जाती है, बहुत 0.16 ppm से भी अधिक नहीं होती। कौन कौन से वो अंतिम 6 तत्व, एक तो है टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। और इसी प्रकार से अगर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देखें तो रीनियम है, ओस्मियम है, इट्रियम है, प्लेटिनम है और Au एंड मरकरी। इनकी उपलब्धता तो 0.16 ppm से भी अधिक नहीं है। अगर आप इस टेबल को देखें तो ये देखें, रीनियम का देखिए आप 0.007, ओस्मियम का 0.005, इरिडियम का 0.001, तो इनकी 0.16 से भी कम है। इसी प्रकार से अगर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में देखें तो टेक्नीशियम का तो यहाँ सो ही नहीं, क्योंकि पाया ही नहीं जाता है, और रुथेनियम का 0.001, रहोडियम का तो 0.001, इसी प्रकार से पैलेडियम का 0.015, तो मतलब 0.16 से ppm से लगभग सभी की कम है। तो सेकेंड और ट्रांजिशन सीरीज की जो अबाउंडेंस है वो पृथ्वी पर भार के अनुसार बहुत कम होती है और फर्स्ट सीरीज की तुलना में तो अत्यंत कम होती है। तो ये थे सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या सामान्य लक्षण। थैंक यू।